भारत के एक अनाम कस्बे में एक ज्योतिषी अपनी विद्या के औजारों को सजाता है। कौड़ियों के खोल, चार्ट, एक नोटबुक और अन्य अजीबोगरीब चीजें। इनका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता, केवल रहस्यवाद का आभास उत्पन्न करने के लिए। ज्योतिषी ने अपने माथे पर पवित्र राख लगाई हुई है, सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और एक बड़े पेड़ के नीचे अपने सामान के साथ बैठा हुआ है। ये सब उसे ज्ञान, आध्यात्मिकता और भविष्यवाणी की शक्ति का आभास देने के लिए है। हालांकि लेखक जल्दी ही यह बता देता है कि इनमें से कोई भी गुण उस व्यक्ति के पास वास्तव में नहीं है। ज्योतिषी ने अपनी छोटी सी दुकान एक व्यस्त बाजार में लगाई है, जहां लोग चोरी का माल बेचते हैं, सस्ते खाने को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत करते हैं और निम्न गुणवत्ता के कपड़ों की नीलामी करते हैं। ज्योतिषी, जिसे तुरंत एक धोखेबाज के रूप में स्थापित किया जाता है, अन्य ठगों और बहुरूपियों के बीच में है जो अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं और अपनी जीविका कमा रहे हैं। बाजार विभिन्न दुकानों की रोशनी और मशालों से रोशन है, जिनकी नृत्य करती परछाइयां ज्योतिषी की रहस्यमयता को बढ़ा देती है। विशेष रूप से उसके पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वह केवल अन्य विक्रेताओं की रोशनी का उपयोग करता है। ज्योतिषी ने कभी भी ज्योतिषी बनने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसे अपने पैतृक घर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और बिना किसी योजना और बिना पैसे के सैकड़ों मील दूर यात्रा करनी पड़ी। फिर भी वह एक प्रभावी पवित्र पुरुष बन गया है, जो मानव समस्याओं के प्रति अपनी खुद की समझ का उपयोग करके बाजार में लोगों को अस्पष्ट लेकिन सांत्वनादायक सलाह देता है। वह एक तरह से एक मनोचिकित्सक की तरह काम करता है, जो आत्मविश्वासपूर्ण सलाह देता है, जिसे वह ज्योतिषीय ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। वह अपने पेशे में कुशल है। वह लोगों से वही कहता है जो वे सुनना चाहते हैं, और वे उसकी बातों से संतुष्ट होकर चले जाते हैं। हालांकि ज्योतिषी की जीविका ईमानदारी की नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी तरह से कमाई हुई है। जब बाजार खाली हो रहा होता है और रोशनी बुझाई जा रही होती है, तो एक अजनबी जिसका नाम गुरु नायक है, दिखाई देता है। अंधेरे में दोनों एक दूसरे के चेहरे को ज्यादा नहीं देख सकते। एक और ग्राहक का मौका देखकर ज्योतिषी गुरु नायक को बैठने और बात करने के लिए आमंत्रित करता है। अजनबी ऐसा करता है, लेकिन ज्योतिषी के प्रति तुरंत ही संदेह में पड़ जाता है। वह आक्रामक तरीके से दांव लगाता है कि ज्योतिषी उसे कुछ भी सच्चा या मूल्यवान नहीं बता सकता। वे मूल्य को लेकर मोल भाव करते हैं और ज्योतिषी सहमत हो जाता है। हालांकि जब गुरु नायक एक चिरूट जलाता है, तो ज्योतिषी को आदमी के चेहरे की एक झलक मिलती है और वह डर से भर जाता है। वह दांव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु नायक उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे जाने नहीं देता। ज्योतिषी अपनी सामान्य स्पष्ट आत्मसंवर्धक सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु नायक उसे मानने को तैयार नहीं होता। ज्योतिषी एक क्षण के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करता है और फिर दिशा बदलता है। वह गुरु नायक को बताता है कि वह जानता है कि एक बार उसे छाती में छुरा घोंपकर मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था, और अब गुरु नायक अपने हमलावर की तलाश में है। वह यह भी बताता है कि वह गुरु नायक का नाम जानता है, जिसे वह अपने खगोलीय ज्ञान का हिस्सा मानता है। गुरु नायक इससे बहुत उत्साहित हो जाता है, यह मानते हुए कि ज्योतिषी वास्तव में सर्वज्ञ है। वह ज्योतिषी से उस व्यक्ति का पता पूछता है जिसने उसे छुरा घोंपा था, ताकि वह उससे बदला ले सके। ज्योतिषी उसे बताता है कि वह आदमी कई महीने पहले एक ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया था। गुरु नायक इससे निराश होता है, लेकिन कम से कम यह जानकर संतुष्ट होता है कि उसके हमलावर की बुरी तरह से मौत हुई। वह ज्योतिषी को उसकी रकम देता है और चला जाता है। ज्योतिषी देर रात घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को अपनी कमाई का पैसा दिखाता है, और थोड़ी देर के लिए कड़वाहट महसूस करता है जब उसे एहसास होता है कि यद्यपि गुरु नायक ने उसे एक बड़ी राशि दी है, यह वादा किए गए जितनी नहीं है। फिर भी उसकी पत्नी खुश होती है। जब वे सोने के लिए लेटते हैं, तो ज्योतिषी अपनी पत्नी से कहता है कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वर्षों पहले ज्योतिषी वही था जिसने गुरु नायक को छुरा घोंपा था और मृत अवस्था में छोड़ दिया था, जिससे उसे अपने घर से भागना पड़ा और एक धोखेबाज ज्योतिषी के रूप में एक नई जिंदगी बनानी पड़ी।
उसने खुद को हत्यारा समझा था, लेकिन अब संतुष्ट था कि उसने वास्तव में किसी की जान नहीं ली थी। इस संतुष्टि के साथ वह सो जाता है।